औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर मुझे तक़रीर करने का मौका मिल रहा है और आप लोग बेचारे मासूम बैठ के सुन रहे होंगे और 10-15 मिनट आपको मिलते हैं आखिर में क्वेश्चन आंसर करने के, तो बेयर विद मी। Today's topic is very interesting. It's almost coverage of all the sessions we have. Number two, we are going to have three sessions derived or tailored from the audience request, जो कि हम आगे जाके करेंगे, बट आज हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे। और आज कुछ चीज़ें हम ऐसी डिस्कस करेंगे जो एक कंसल्टेंट की पर्सनालिटी में होनी चाहिए, कंसल्टेंट की जो मोडस ऑपरेंडी है उसके अंदर होनी चाहिए, और 360 डिग्री में कंसल्टेंट को इन सारी चीज़ों का इदराक कैसे होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यूजुअली हम गौर नहीं करते इन चीज़ों पे। तो ये छोटी छोटी स्लाइड्स हैं, इसको मैं बूट कैंप कहता हूँ, और ये हम ऑलमोस्ट शेयर करते हैं हमारी जो 3 दिन की वर्कशॉप होती है उसमें। और ये वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो है, ये आज हम उसको एक रैपिड फायर सेशन कह लें कि पॉइंट्स आप नोट करते जाइएगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो ये स्लाइडें ज़रा ज़्यादा हैं, लेकिन बड़ी ही आम फहम और कॉमन सी हैं चीज़ें, लेकिन ये अगर आज आपकी पर्सनालिटी के अंदर फिट हो जाती हैं एज ए कंसल्टेंट, तो आपके लिए कंसल्टेंसी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो मौक़े हैं, कल भी जैसे मुजाहिद साहब ने क्वेश्चन किया था कि इस कोविड के दौर में क्या किया जाए, और 3-4 और हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे थे एकेडेमिया की साइड से, ख़ास तौर पे एक अलग फिनोमिना होता है, ये एक अलग सोच होती है हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना या हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन के उसको चेयरपर्सन बन के उसको देखना, और उसमें बहुत सारे आपके इंडस्ट्री के, एकेडेमिया के, स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग के एलिमेंट्स होते हैं। उसके अलावा मुल्कों और कौमों को कैसे डेवलप करना है, ये भी एक एरिया आता है। जैसे इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और 22 साल की जद्दोजहद के बाद, और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो हम शायद खुल के डिस्कस ना कर सकें इस वर्कशॉप में, लेकिन बहुत से खुशगवार हादसे हैं जिन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, और एस्टैब्लिशमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया है उनके ऊपर। अब उनको कैसे हैंडल करना है इन चीज़ों को, उनको कैसे विजनरी बनना है, ये आज हमारी जो रैपिड फायर सेशन है इसके अंदर वो टक 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 करके चीज़ें आएंगी, जो कि आपकी पर्सनालिटी को, आपकी लीडरशिप को, आपकी कंसल्टेंसी का जो इंट्यूशन है, जो इदराक है, वो कैसे ट्रिगर करना है, आपने कैसे उजागर करना है, कैसे उसको आपने जगाना है, या आपने अलर्ट हो के अपनी उस बर्ड्स आई व्यू सेशन में, अपने विजन में, या आपकी उस सिचुएशन के बहुत सारे एनालिसिस आपको नजर आते हैं। बाज़-औक़ात आप उसका जिक्र नहीं करते, बाज़-औक़ात आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप समझते हैं यार अच्छा ये मेरे करने का तो काम नहीं है, या ये तो बहुत बड़ा काम है, मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे फर्ज करें मैं आपसे कहूँ कि जी 3.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, उसको हमने स्कूलों में लेके जाना है और अगले 3 साल में लेके जाना है, या पीटीआई की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। फर्ज करें हम उसके कंसल्टेंट हैं, पीटीआई की जो इलेक्शन कैंपेन की टीम है, और हमने उनको ये एक ऐसा क्राफ्ट करके देना है आइडिया कि हम उनको कैसे जितवा सके, ठीक है ना। तो ये आज शऊर हमने कैसे उजागर करना है, बड़ी यूनिक सी चीजें इसके अंदर आएंगी, और बड़ी मजेदार, बड़ी इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल है आज तक हमने जितने सेशन किए हैं उसका सबसे इंटरेस्टिंग सेशन है, और दोनों तरफ उसके समझ में आने वाला आम फहम सेशन है। लेकिन आपके उर्दू में कहते हैं 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि अच्छा ये चीज़ें इस तरह भी होती हैं, हमने कभी इस तरह सोचा नहीं था।
तो मुझे ज़रा सी स्लाइड शेयर करने दीजिए और उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ बूट कैंप, और बूट कैंप में हम ये हमारा, मैं यूजुअली एंटरप्रेन्योरशिप का जो बूट कैंप होता है उसमें ये शुरू कराता हूँ। ये मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी में भी कराया, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी, जीसी विमेन यूनिवर्सिटी में भी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमने इसको मैनेज किया है। बूट कैंप इसलिए कहते हैं कि 3 दिन के अंदर हम पूरे रैपिड फायर सिस्टम में इस पूरी वर्कशॉप को कंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। ये दुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जो मैं हर रोज़ शुरू करता हूँ, पढ़ता हूँ। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुआ की बरकत से आपके ऑडियंस के दिल में एक ऐसी रग़बत पैदा कर देते हैं कि वो आपकी बात को बहुत मोहब्बत से, बड़ी रग़बत से, बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और बात उनके दिल में घर कर जाती है। ठीक है? ये दुआ आप जब भी किसी मीटिंग में जाएँ, जब भी आप एक अपनी कंसल्टिंग की मीटिंग शुरू करें, या आप अपने इवन घर में कोई ऐसी बातचीत होती है, वो कोई तनाज़ा होता है या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, असातिज़ा किराम जितने फैकल्टी मेंबर्स मेरी इस लिस्ट में अभी हैं, वो सब भी अगर इसको क्लास शुरू करने से पहले पढ़ लिया करें। अपनी प्रेज़ेंटेशन में अगर ये स्लाइड ऐड कर लें, तो ये स्लाइड मैं आपको सारी भेज भेज दूँगा। और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें उतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा। ये यकीन हमें होना चाहिए। अभी हम बड़े फ़िलोसॉफ़िकली सिर्फ़ हम अपनी कंसल्टिंग का ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन आप एट लार्ज पूरी दुनिया में इस वक़्त जो काम हो रहे हैं, उसमें इसको आप देख सकते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में। जिम रॉन कहता है कि यू डोंट गेट पेड फॉर द आवर, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू ब्रिंग टू एन आवर। आप ये देख लीजिए, 1988 में व्हेन आई जॉइंड दिस इंडस्ट्री, तो 500 रुपये घंटा चार्जेस थे इंजीनियर के जो कंप्यूटर ठीक करता था, और भला वक्त था। उस वक्त डॉलर जो है वो मेरे ख्याल 40 के लगभग था, शायद इससे भी कम था। आज कहाँ पे है? सो आप उस टाइम की वैल्यू को आज के बाद कैलकुलेट करेंगे कि वैल्यू क्या कंट्रीब्यूट कर रही है उस 1 घंटे के अंदर, आप क्या मार्का सर अंजाम दे रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ 1 घंटे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा आपका टाइम। तो कंसल्टेंट का टाइम जो है वो उसकी वैल्यू से डिटरमिन होगा आज के बाद। आपने इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें फ़क्र से निकाल कर गनी बना दे। ये मैं आपको भेज दूँगा, इसको पढ़ लीजिएगा। द बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इज़ वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड। हम सुनाने के लिए, सुनने के लिए तवज्जो देते हैं, हम अंडरस्टैंड नहीं करते कि इसको कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि इसका चैलेंज क्या है। बड़ी कॉमन सी चीज़ है। उबैदुल्लाह सिंधी साहब फरमाते हैं कि हमारा नौजवान बेकसूर है, इसे अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मस्जिद में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो वैसे ही तसव्वुरात रखता है। उसे गुलामी का दर्स दिया जाता है, उसे फरसूदा सियासी और मुआशी निज़ाम पढ़ाए जाते हैं। ख़ास किस्म का टाई वाला लिबास या ख़ास किस्म की पगड़ी, ख़ास किस्म का 3 पीस जुब्बा, मजहबी वज़ाइफ, रसूमात। लेकिन कुरान का मुआशी, सियासी, समाजी और इमरानी निज़ाम नहीं पढ़ाया जा रहा। आज अगर हम दुनिया में गुड गवर्नेंस की 3 स्टेट्स को देखते हैं, तो गुड गवर्नेंस की जो 3 स्टेट्स हैं दुनिया में, वो तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हैं। वो अप्स एंड डाउन, एक ऊपर चली जाती है, एक नीचे रैंकिंग में, गुड गवर्नेंस की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। आपको हैरत होगी सुन के कि जो आखिरी लाइन है कुरान का, मुआशी, सियासी, समाजी और इमरानी निज़ाम, ये उन 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दुनिया की जो 3 स्टेट्स हैं, उनके अंदर ये इम्प्लीमेंटेड। उन्होंने अपनी मुआशियात को अलाइन किया है, उन्होंने अपनी सोशल वैल्यूज़ को अलाइन किया है हमारी किताबों से, हमारी चीज़ों से, और वो उसको प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ कोई तमीज़ नहीं है किसी में, सबके हुकूक बराबर हैं, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाए थे।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अकाउंटेबल हैं महफिल के अंदर कि तुम्हारे पास ये कुर्ता तुम्हारा कैसे बना, तुम्हारी तो हाइट बहुत ज्यादा है। खलीफा वक्त जो है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास ये इनकम कहाँ से आई। आज के दौर में लोग कहते हैं जी आप होते कौन है हमें पूछने वाले, चाहे वो चीफ जस्टिस हैं, चाहे वो सिपा सलार हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो किसी सूबे के। सो अगेन आखिरी लाइन जो है ये आज आपको बतानी ज़रूरी है कि आपने जब भी कुरान का मुताला करना है तो इस कॉन्टेक्स्ट में, या जो भी आपकी मजहबी किताब है, मैं उसको कुरान पे मुंतज नहीं कर रहा। मज़े की बात यह है कि सारी किताबें जो हैं वो हम अहले किताब कहते हैं ना, सारी किताबें ऊपर जाके एक अल्लाह की इबादत की बात करती हैं, काले और गोरे की तमीज़ ख़त्म करती हैं, सच और झूठ में तमीज़ करती हैं, और जितने ईवल्स हैं दुनिया में उसके खिलाफ बात करती हैं। अगेन आखिरी लाइन को ज़रा आपने रखना। ये सारी प्रेजेंटेशन मैं आपको भेज दूंगा, ये हमेशा आपके साथ रहेगी, आपने इसको समझना है, बार बार पढ़ना है, प्रीच करना है। ये बड़ी कॉमन सी एक प्रैक्टिस है, हम करते हैं। खुदा के लिए आज के बाद आपने अपनी तरफ से जो आपको 9 नजर आ रहा है, दूसरी तरफ जाके भी देखना है कि भाई कहीं उस तरफ से 6 तो नजर नहीं आ रहा है इसको। तो आपने अपने कस्टमर के जूतों में पैर रख के खड़े होना है, तो आपको अंदाजा होगा कि कस्टमर की परसेप्शन क्या है, या कस्टमर के चैलेंजेस क्या हैं, कस्टमर के टारगेट्स क्या हैं। आपका क्लाइंट जो है, आपकी जो फैक्ट्री है, जो भी जिसको भी आप टर्न अराउंड करने जा रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे है या पाकिस्तान स्टील है, आपने दूसरी तरफ भी खड़े होके देखना है, टेबल के दोनों तरफ। मैं अभी इस वक्त एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं आईसीटी के अंदर 37 साल से काम कर चुका हूँ, मेरे पास वो एक्सपोजर है। 15 साल का मेरा एकेडेमिया का एक्सपोजर है, और एकेडेमिया में भी दोनों तरफ का। एकेडेमिया में मेरा एडवाइजरी रोल भी है, और एकेडेमिया में खड़े होकर मैं पढ़ाता भी हूँ। तो ये दोनों रोल पे मैं एक, अगर मैं इस तरफ खड़ा हूं तो मुझे 9 नजर आ रहा है, अगर मैं इस तरफ खड़ा हूं तो मुझे 6 नजर आ रहा है। बिलीव मी, बिलीव मी, बिलीव मी, ये दोनों फिगर्स बिल्कुल ठीक हैं। खुदा के वास्ते आपको रियलाइज ये करना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं, या क्या आपने कभी दूसरी तरफ भी जाके देखा है कि उनके चैलेंजेस क्या हैं। हम बलूचिस्तान के लोगों के बारे में बात करते हैं, हम सिंध के लोगों के बारे में बात करते हैं, हम आज़ाद कश्मीर के लोगों के बारे में बात करते हैं। क्या हमें सिर्फ 9 नजर आ रहा है, या कभी हम 6 को भी जाके देखने की कोशिश करते हैं। ये पर्सपेक्टिव आज के बाद आप लोगों के अंदर मैं देखना चाहता हूं एज ए कंसल्टेंट, एज इन कंसल्टिंग मैनेजमेंट, कि आपने दोनों तरफ के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनको आपने स्टडी करना है। देन कायद आज़म ने फरमाया, नो नेशन कैन राइज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी अनलेस योर वुमेन आर साइड बाय साइड विद यू। और आपको हैरत होगी सुन के कि जो हमारा सबसे पसमानदा तबका है, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं और जिसको हम लो लेवल पे इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, इन दोनों में खवातीन की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मौजूद है। तो हमें मिडिल टियर में इसको इंडल्ज करने की जरूरत है। और टॉप लेवल पे भी आप देखें तो पेप्सी कोला और फलानी कंपनी, फलानी कॉरपोरेशन, फलाना बैंक, उनके अंदर अब टॉप पे हमारी खवातीन जो हैं वो आके काम कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर भी रेशो जो है वो बकदरे पॉपुलेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा। और कायद आज़म के इस कॉल के मुताबिक जब भी आप किसी भी कंसल्टिंग में जाते हैं तो ये चीज़ें जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि जी ये तो एक जनरल सी आपने आज लगाई है, लेकिन ये दिल में घर करने वाली है, समझ में आने वाली है, और आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज खोलने वाली स्टेटमेंट है। इनको आपने, इफ यू रियली वांट टू टेस्ट योर कैपेबिलिटी जेन्युइनली, चूज द राइट कंपेटिटर। बाखुदा बाखुदा अपने कंपटीशन में कोई बड़ी चीज रखिए, किसी बड़ी चीज के साथ अपना कंपटीशन कीजिए। अब टाइगर से ज्यादा तो कोई बड़ा, चीते से ज्यादा तो कोई बड़ा नहीं हो सकता, तो कम से कम चीते के साथ तो आप अपना कंपैरिजन करें। अपने कंपटीशन में अपने कंपैटिटर को, इस लेवल के कंपैटिटर के साथ भागें। ये सिंबॉलिक एक स्टेटमेंट है। अपने आप को किसी भी दुनिया की कंसल्टिंग कंपनी से नीचे ना समझें, लेकिन उसके लिए आपको वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, वो नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, वो बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, वो केस स्टडीज आपको देखनी पड़ेंगी, जो कि इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी दुनिया की चीजें आपके लैपटॉप में अवेलेबल हैं।
गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, सबसे अच्छी आपको क्वालिटी मिलेगी इसमें स्लाइड शेयर में। प्रेजेंटेशंस देख लीजिए, आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, आपके लिए दुनिया जहान के खजाने, दुनिया जहान के रास्ते, दुनिया जहान की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो खुलती चली जाएंगी। सो कंपैटिटर आपका तगड़ा होना चाहिए अगर आपने बड़ा बनना है तो। आपके मसल जो हैं ये उस लेवल के होने चाहिए। उसके बाद अपने बच्चे को कभी ये मत कहें, या अपने स्टूडेंट्स को ये मत कहें कि बड़े होकर अमीर बनोगे, या तुमने ये क्या बन लिया, या फलाना ये हो गया, या फलाना ये हो गया। उसको एजुकेट कीजिए कि वो खुश रहा करे, बी हैप्पी। जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी वैल्यू चीजों के मामले में ना हो, सॉरी, सो व्हेन दे ग्रो अप दे विल नो द वैल्यू ऑफ थिंग्स। ये पानी की बोतल है, इस पानी की वैल्यू क्या है, ना कि इसकी प्राइस क्या है। ठीक है ना, ये बड़ा जरूरी है। सहरा में, जंगल में, रेगिस्तान में आप हैं तो ये अगर 1000 रुपए की भी आपको एक बोतल मिल रही है 500 ml की, तो उस वक्त ये 1000 रुपए कोई वैल्यू नहीं रखते इसकी। लेकिन इस वक्त हमें ऑक्सीजन की जो वैल्यू है, कैन यू इमेजिन इस वक्त ऑक्सीजन किस लेवल पे लोग खरीद रहे हैं, वेंटिलेटर पे डालने के लिए लोगों को, या ऑक्सीजन लगाने के लिए लोगों को। तो ये आप कभी भी अपने लोगों को वैल्यू के मुताबिक जानने की कोशिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा जी कि मैं बहुत सारी चीजें याद नहीं रख सकता, आप मुझे सिर्फ एक कोई काम बता दीजिए, बस मैं वो कर लूं और जन्नत में चला जाऊं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सच बोलना शुरू करो। काफी अरसे के बाद वो वापस आया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हाँ भाई क्या पोजीशन है। उसने कहा जी बात तो आपने एक बताई थी मेरे कहने पे, मेरी फरमाइश पे, लेकिन वो तो हर चीज को मुझे रोक देती है। हर चीज में जब भी मैं कोई बुराई करने लगता हूँ तो मुझे सच बोलना होता है, क्योंकि आपने कहा है सच बोलना है, तो मैं सच बोलता हूँ, तो मैं फिर बुराई से बच जाता हूँ। तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए, झूठ बोलना बुजदिली है। अगर आप बुजदिल हैं तो आप झूठ बोलते हैं, अगर आप बहादुर हैं तो आप सच बोलते हैं। लेकिन सच बोलने के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, कैलकुलेशंस पूरी करनी पड़ेंगी, किताबें आपको पूरी पढ़नी पड़ेंगी, आपको अपनी केस स्टडीज जो हैं वो जेन्युइन रीडिंग्स के ऊपर बनानी पड़ेंगी। आपने अगर 100 लोगों से डेटा इकट्ठा किया है तो आपकी रिपोर्ट जेन्युइन बनेगी, वो सच होगा। हमारे यहाँ ये चीजें इस तरह मैनेज नहीं होती। तो मेरे जितने एकेडेमिया के इस वक्त साथी बैठे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपनी जो रिपोर्ट्स बनती है, आपकी जो रिसर्च बनती है, उसको जेन्युइन चीज़ों पे बेस कीजिए। आप जेन्युइन चीज़ों पे बेस करते हैं तो आपके लिए इसका आसान होता है। सच बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक कंसल्टेंट की खूबी है कि वो सच बोलता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, उसके मुताबिक उसकी एनालिसिस करता है, तब वो आगे चलता है। ये हमने जो हमारी प्रेजेंटेशन है एटीट्यूड वाली, ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की है। ये उसी से मिलती जुलती चीजें हैं। आइसबर्ग इल्यूजन, ऊपर कितना नजर आ रहा है, नीचे कितना नजर आ रहा है। और यहाँ पे परसिस्टेंस है, फेलियर्स हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, जो चीजें नजर नहीं आती, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ये उसका जरा इनहैंस वर्जन है। गुड हैबिट्स हैं आपकी, हार्ड वर्क है आपकी, डेडिकेशन है आपकी, जो ये वो चीजें हैं जो लोगों को अक्सर नजर नहीं आती। अब इमरान खान साहब ने 22 साल जो मेहनत की है, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उसके नीचे क्या चीजें हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या क्या बार्गेन्स किए हैं, या क्या क्या कंप्रोमाइजेस किए हैं, और अभी जो आखिरी 2 शादियां हैं उनकी, उनकी क्या स्टोरियां थी या उनकी क्या कहानियां थी, वो हमें तो नहीं पता, लेकिन ये उन्होंने कीमत पे की है। और आज जो फैसला आया 4 बजे, उसके भी बहुत सारे दूररस नताइज होंगे। आगे चलते हैं। गुनाहों का बोझ हल्का कीजिए। अगेन, आपका जो भी मसलक है, जो भी मजहब है, जो भी दीन है, जो भी आपका, आप जिस भी कबीले से बिलोंग करते हैं, जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके सर और कंधों पर रख दिए जाते हैं। जब वो रुकू और सजदे में जाता है तो वो गुनाह गिरते रहते हैं। अगर आप इस बिलीव के साथ अपनी गलतियां या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप ठीक करने जा रहे हैं, और ये एक, अगेन, ये मेरी स्लाइडें जो हैं ये बिल्कुल टू द पॉइंट, सिर्फ वही नहीं है कि जी ताहिर साहब तबलीग कर रहे हैं इस वक्त, नहीं नहीं,
ये सिर्फ सिंबॉलिक मैं यूज कर रहा हूँ। आपने उस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी मिस्टेक्स हैं, जितनी गलतियां हैं, जितनी वो अपने कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करते थे, अपने कस्टमर्स का झूठ बोलते थे, आपने उनको इस फिनोमेना में लाके उनको बावर कराना है और उनको आपने ट्रेन करना है कि वो ये काम ना करें। ये सारे जो पत्थर हैं बेसिकली ये सिंबॉलिक हैं। हम ये वर्कशॉप कराते हैं, हम बहुत सारी चीजें उठवा के दे देते हैं ऑडियंस में से किसी एक चैंपियन को, वॉलंटियर को बुला के, और हम उसको कहते हैं कि ये सारे तुम्हारे जो बोझ हैं ये तुम्हारे कोई ना कोई गुनाह हैं, गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं। तुम सुबह देर से उठते हो, तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, तुम अपना वेट बढ़ाए जा रहे हो, तुम एडिक्वेट पानी नहीं पीते हो, तुमने बहुत ज्यादा मेडिसिन खानी शुरू कर दी है, तुम फ्रूट नहीं खाते हो, टाइम पे खाना नहीं खाते हो, वगैरह वगैरह। जितनी भी तुम्हारी बुरी आदतें हैं वो दीज आर लाइक ये जो पत्थर लदे हुए हैं एक बंदे के ऊपर, बोझ लदा हुआ है, गेट रिड ऑफ, इसको निकाल दो, आसान जिंदगी गुजारो। एक नमाज के बाद, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, एक नमाज के बाद एक मुसलमान को ये बावर कर लेना चाहिए कि मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया हूँ। लेकिन शर्त क्या है कि उसके बाद फिर वो तौबा करे, दोबारा वो गलती ना करे जो उसने पहले की थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर भी माफ कर देते हैं। तो आपको हर वक्त यकीन के साथ माफी मांगते रहना चाहिए। हर दुआ में आप जो बड़ी सिंपल सी दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ जो है ये आप समझ लें कि लूट मार है। इसमें दुनिया भी लूट रहे हैं आप और आखिरत भी लूट रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से आप कह रहे हैं कि या अल्लाह मेरी दुनिया भी कर दे और मेरी आखिरत भी कर दे। ब्लैंकेट कवरेज पैकेज डील है ये। लेट्स डू इट। अगेन सिंबॉलिक, अगेन सिंबॉलिक। आप ऐसा काम करें कि जिसमें आम के आम गुटलियों के दाम। मर गए हैं हमारे तारिक अजीज साहब भी, मर गए हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब भी, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग मर गए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब एक कमरे के अंदर एक चारपाई होती थी और एक शायद टेबल और एक कुर्सी होती थी। ये उनकी टोटल रेजिडेंस है जो दिखाते हैं, और सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे वो उसी के अंदर रहते थे। उन्होंने क्या जिंदगी गुजारी और क्या पीछे छोड़ के गए, और आगे अल्हम्दुलिल्लाह क्या उनके अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। तो आप कोई ऐसा काम कीजिए जो आपके लिए जिंदगी में मशअल राह हो, आपको अगली जिंदगी के लिए वो रास्ता दिखा रहा हो या आपकी वहां बख्शिश हो रही। ये जिंदगी तो आपकी 60-65 साल की है, एक नुक्ता भी नहीं बनता उस ग्राफ पे जिसमें आपकी पूरी टेन्योर को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। हमारी जमीन जो है वो दूसरे प्लेनेट के जो दूसरे वो हैं सैयारे हैं, उनकी निस्बत एक पिन की नोक जो बनती है वो भी नहीं बनती अगर ग्राफ का कागज के ऊपर आप उसको शो करते हैं, देखते हैं। हाथी के बच्चे को पाँव में जंजीर बांधकर पाला जाता है। बचपन में वो जंजीर तोड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस जंजीर को तोड़ सके। बिलाखिर वो उसको अपना मुकद्दर समझ लेता है। हमारी कौम ने भी हर मसले में इस चीज को अपना मुकद्दर समझा हुआ है। ऐसा नहीं है। हमें जहां मौका मिलता है हमारे लोग यहाँ से निकलते हैं। हम अपनी पॉजिटिव्स को नहीं देखते। हमारा स्टूडेंट ए लेवल्स और ओ लेवल्स में दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मैथमेटिक्स में हमारे पास रिकॉर्ड है इस वक्त दुनिया भर में। हालांकि जो इंडियन हिंदू जो कौम है वो मैथमेटिक्स में, रियाजी में बहुत मास्टर समझी जाती है, लेकिन हमने उनका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। ग्लोबल जो अवार्ड है मैथमेटिक्स का हमारे पास है इस वक्त। अगेन हमें अपने आप को एनालाइज करना है कि हम क्या चीजें हैं। ये 10 स्टेप्स हैं पर्सनल ब्रांडिंग के टुवर्ड्स अ प्रोफेशनल। गेट ए प्रोफेशनल हेडशॉट, बी डिस्कवरेबल ऑनलाइन। मतलब आपका जो प्रोफाइल है, जो भी आप बनाते हैं, देखें आपका जो प्रोफाइल लिंक्डइन पे है, फेसबुक पे है, वो आपके बारे में बताता है कि आप कौन है, ठीक है ना। मेरा प्रोफाइल बहुत सारे लोग देखते हैं। परसों मेरी एक मीटिंग थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना प्रोफाइल भेज दीजिए। मैं कुछ एक दो टेलीफोन कॉल पे मसरूफ था, उसके बाद उनका मैसेज आ गया कि ताहिर साहब हमने लिंक्डइन से उठा लिया। तो आप जहां भी डिस्कवरेबल हैं उसको अच्छा बनाइए और नजर आना चाहिए। आपके प्रोफाइल से पता चलना चाहिए कि आप कंसल्टेंट हैं। आपकी शेयरिंग से या आपकी जो भी वो हैं आप चीजें बनाते हैं उससे पता चलना चाहिए। हैव ए प्रोफेशनल पर्पस। जैसे अभी मैं एक सेशन आपके साथ कर रहा हूं तो एक पर्पस है इसका, हमने बहुत दफा उस पर्पस को डिस्कस किया है। लर्न टू लिसन एंड प्रैक्टिस एम्पैथी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सुनना सीखें।
लिसन करना सीखें, हियर करना नहीं, लिसन, कि आप समझने की कोशिश, जो भी आप सुनते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और एम्पैथी डेवलप कीजिए अपने अंदर। प्रैक्टिस राइटिंग, लिखना सीखिए, नहीं आता लोगों को। जैसे मैंने एक दिन गुजारिश की थी कि ईमेल जो है कम से कम पूरी लिखा करें। कैन यू बिलीव कि हमारे अंदर एक साहब हैं जो मुझे ईमेल करते हैं तो उसमें वो गा गे गी उर्दू वाली जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जनाब आप, मुझे ये ऑनेस्टली समझ नहीं आती, मैंने कहा जी आप मुझे या तो उर्दू का कीबोर्ड आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उर्दू में लिख दिया करें या आप इंग्लिश में लिखा करें पूरा, या आप मुझे वॉइस नोट भेज दिया करें, मैं ये पढ़ नहीं सकता जो आप लिख रहे हैं। तो इंग्लिश जो भी राइटिंग आपकी है लिखने की प्रैक्टिस करें। और री इंजीनियर योर डिजिटल प्रेजेंस, अपने डिजिटल प्रेजेंस को दोबारा लिखिए, दोबारा बनाइए क्योंकि अब जो दौर आ रहा है वो डिजिटलाइजेशन का दौर आ रहा है। तो ये एक स्लाइड जो है ये आपके पूरी पर्सनालिटी के टर्न अराउंड के लिए बड़ा जरूरी है। एनालाइज योर कंपैटिटर्स, हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, अपने कंपैटिटर्स को देखिए। अब कंपैटिटर आपके क्लास फेलो भी हो सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट के अंदर के लोग भी हो सकते हैं। अगर आप एचओडी बन गए, जो कि हमारे इस वक्त ऑडियंस में 4 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं माशाल्लाह, तो चारों एचओडीज जो हैं आपस में इस वर्कशॉप में तो कंपैटिटर नहीं है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो और डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो सबसे अच्छा एचओडी है, ये सबसे अच्छा डिपार्टमेंट का जो हेड है, वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, आपको उससे बेहतर करना है, ठीक है ना। तो चीते की तरह अपना कंपैटिटर सेलेक्ट कीजिए। और जरूरी नहीं कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर, आप देखिए कि पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट एचओडी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, तो आप भी अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस लेवल पे एलिवेट कीजिए। देन क्राफ्ट योर पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट, कि मैं आपको बताता हूँ, 2-3 दफा मैंने शेयर किया है कि मैरियट में एक इवेंट में थे, हम टी ब्रेक में खड़े हुए तो मेरे साथ एक साहब चाय पी कप लेके खड़े हो गए, इंट्रोडक्शन हुआ, वोल्टा बैटरी के सीईओ थे। तो इंट्रोडक्शन हुआ तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं, मैंने कहा जी मैं लोगों को सक्सेसफुल बनने में मदद देता हूँ, एंड आई मीन इट। मैं यही काम करता हूँ, चाहे एकेडेमिया में करता हूँ, चाहे मैं इंडस्ट्री में करता हूँ, चाहे मैं फैमिली में करता हूँ, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, आई मीन इट। तो आप अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग जो है, एक जुमला उसके लिए बनाइए, आप क्या करते हैं, आपकी एक फोटे क्या है, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, एक ऐसी चीज जो आपको मुनफरिद करती हो बाकी लोगों से। एम्ब्रेस एंड एक्सपाउंड योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को बनाइए, लिखिए, चाहे आप प्रोफाइल की शक्ल में, और शेयर कीजिए, बताइए लोगों को। मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि आपको ये काम आता है, जो भी काम आपको आता है बहुत अच्छा काम आता है। मसलन आप यू आर वेरी गुड शेफ, तो बताएं लोगों को कि जी मुझे ये काम आता है। आपको स्टिचिंग आती है बहुत अच्छी, तो बताएं लोगों को कि मुझे ये काम आता है। आपको टीचिंग बहुत अच्छी, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आती हैं, आप टेड टॉक्स के मास्टर हैं, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, टोस्ट मास्टर क्लब आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो बताएं लोगों को कि जी मैं टोस्ट मास्टर हूँ, ठीक है ना। आप में से जो लोग टोस्ट मास्टर से वाकिफ नहीं है, किसी दिन मैं 10 मिनट का एक छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन भी आपको दे दूंगा। लाइफ चेंजिंग और माइंड चेंजिंग एक्सपीरियंस है टू बिकम ए टोस्ट मास्टर क्लब मेंबर। और आखिरी चीज जो है, बी सोशल बाय डिजाइन। सोशल है, लोग ये फलाना बंदा सोशल नहीं है, ये फलाना बंदा बड़ा सोशल है। अच्छा, अब सोशलाइजेशन जो है वो, क्या आप सारा दिन लोगों के वलीमे अटेंड करते रहते हैं, या आप सारा दिन कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार अटेंड करते रहते हैं? आप सोशल हैं, हो सकता है, मान लेते हैं, लेकिन क्या आप सोशल बाय डिजाइन हैं, कि आप एक कंसल्टेंट हैं और आप उन इवेंट्स में जाते हैं जहां पे आपकी कंसल्टेंसी की वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, लोग आपके लिए खड़े हो जाते हैं और लोग आपको सबसे बेहतरीन जगह पे बिठाते हैं। तो बाय डिजाइन आपको सोशल, बी सोशल जो है बाय डिजाइन होना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको उन जगहों पे जाना चाहिए जहां पे लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हो, आपकी इज्जत करते हो और आप अपनी इज्जत करवाते हो। ये एक बड़ी जबरदस्त डिजाइन है। एक पुराना जूता किसी ने उठा के और ये ड्रेन पाइप है उसके साथ रख दिया है और आगे से काट दिया है ताकि पानी वहां से मूव करता रहे। एक जस्ट एक क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, एक प्रोडक्टिव डिजाइन है। आप इसमें इस तरह के बहुत सारे और डिजाइन देख सकते हैं। अगर आपको शौक हो तो आप लिखिए कि हाउ टू यूज जंक एज यूजफुल थिंग्स, तो एक 40 तरह की चीजें आपको आ जाएंगी। तो मैं अक्सर ये 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद, एक मेरे पास न्यूज चैनल है इंटरनेशनल,
उसमें वो कोई ऐसी चीज एक दिखा देते हैं जिसके अंदर घर की 40 चीजें आप ठीक कर सकते हैं, या उसको उसका और क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो बाज़ औक़ात मैं हैरान हो जाता हूँ कि अच्छा ये इस्तेमाल भी हो सकता था, ये फलाना काम बाथरूम के अंदर फलानी चीज इस तरह भी हो सकती थी, क्लासरूम के अंदर ये भी हो सकता था, मेरा जो लैपटॉप का बैग है उसके अंदर मैं ये काम भी कर सकता था। तो आप उनको ये थोड़ा सा क्रिएटिव, ये आपकी क्रिएटिव सेंस जो है उसको उजागर करते हैं। इस तरह के अगर 40 आप आइडियाज देख लें तो आपको पता चलता है। ये स्लाइड जरा बड़ी है, लंबी है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारा। बी विद मी। हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये है थिंक फास्टर। सोचना एक बहुत बड़ी खूबी है। हम किसी जमाने में क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते थे, जब मैं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दौर में था। उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग की बात आई, ये उससे कोई 10 साल बाद का इरा है। और आजकल डिजाइन थिंकिंग की बात हो रही है। डिजाइन थिंकिंग एक बहुत बड़ा इदारा बन गया है, ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं दुनिया में। डिजाइन थिंकिंग की बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, डिजाइन थिंकिंग की बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होते हैं, और इसकी सर्टिफिकेशन आ गई है डिजाइन थिंकिंग की, कि आप सोचते ही डिजाइन से हैं। अभी हम इस वक्त कैसे सोचते हैं? अभी हम सोचते हैं अपनी लिमिटेशंस के साथ। फॉर एग्जांपल मैं आप सबसे कहता हूं कि भाई आप सब ने अगले 1 महीने में अमेरिका जाना है सोचने के लिए, बताइए क्या करना होगा। अब आप सोचना शुरू कर देते हैं, सर मेरे पास तो पैसे नहीं, सर मैं नहीं जा सकता, सर मेरा तो पासपोर्ट नहीं बना, मैं नहीं जा सकता, सर आजकल तो फ्लाइटें बंद हैं, मैं नहीं जा सकता, सर मेरी तो क्लासेस चल रही हैं, मैं नहीं जा सकती, सर मेरी तो घर की जिम्मेदारी है, मैं नहीं जा सकती। ठीक है ना? आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं आपको लेके क्यों जा रहा हूं वहां पे। आपको वहां अमेरिका का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने वाला है, तो अब आप जाएंगे उसके लिए या नहीं जाएंगे? माइंडसेट बदल गया। ठीक है ना? देन हम बहुत सारी चीजें जब भी डिसाइड करते हैं तो अपनी मजबूरियां सामने रख के डिसाइड करते हैं। हम अपनी मजबूरियों के साथ सोचते हैं। लेकिन जो डिजाइन थिंकिंग है वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग से ऊपर की सोच देती है। ये जरा तीनों थिंकिंग को आज आप गौर कीजिएगा जाके। आज आप देखिएगा, गूगल कीजिएगा, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग भी लोग करते हैं, और व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग आपने आज के बाद लागू कर लेनी है अपने ऊपर, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, क्योंकि आपने नई नई चीजें डेवलप करनी है। आपने सोचना है, सोचना भी आपने डिजाइन के लिए है, ठीक है ना? सोचना भी आपने सक्सेस के लिए है, सोचना भी आपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए, लोगों के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। ठीक है जी? जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। उसके बाद से यस, एक लफ्ज आज आपने सीखना है मुझसे, नो का लफ्ज निकाल देना है जिंदगी से। एक पूरी वर्कशॉप है, अगेन चीजें ऐसी हैं जो कंसल्टिंग से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जान है वो। हाउ टू से नो विदाउट द यूजिंग द वर्ड नो। आपने नो कहना है किसी को, लेकिन लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। आपने किसी काम से, किसी टास्क से, किसी चैलेंज से इनकार करना है। मतलब आपको घर वालों के साथ कहीं जाना है, आप समझते हैं यार आपकी क्लास आ रही है, गांव में जाना है किसी ने, और कुछ जाना जरूरी नहीं है, आपने कहना है कि मैंने नहीं जाना, लेकिन आपने नहीं का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना बीच में। ठीक है ना? ये सीखना आपको पड़ेगा। लिखिएगा, हाउ टू से नो विदाउट यूजिंग द वर्ड नो। एक लंबी एक्सरसाइज है, अगर आप कहेंगे और टाइम होगा तो हम इसको भी एक पूरे दिन की, मतलब हमारी 1 घंटे की सेशन में हम उसको कवर कर लेंगे। मैंने ये पूरे 1 दिन की वर्कशॉप की हुई है। तो पहला लफ्ज आज आपने जो सीखना है इस थिंक फास्टर में, वो है से यस। ये जब आप सीख लेंगे तो आपको क्विक सोचना जो है वो आ जाएगा। थिंक फास्टर। उसके बाद है डोंट थिंक ट्वाइस। मैंने ये बहुत पहले रीडर डाइजेस्ट आया करता था, आजकल तो शायद डिजिटल कॉपी उसकी आती है, बंद हो गया मेरा ख्याल है। उसके साथ ना 4-5 उसके अंदर 40-50 सफ़ों में 4-5 टोटके लिखे होते थे छोटे छोटे कॉर्नर पे। एक टोटका मैंने पढ़ा, वो आज तक मुझे याद है, और वो टोटका यही है, जैसे ये ना डोंट थिंक ट्वाइस, उसमें लिखा हुआ था डोंट रीड ट्वाइस।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आज की डाक आई हुई है मेरी यहाँ की, और उस डाक में मेरे पास ये 2 लेटर आए हुए हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, चूंकि हम काम करते हैं। अब उसका उसूल ये है कि आप इस लेटर को एक ही दफा पढ़ेंगे, पढ़ के इसके ऊपर आप डिसीजन कर देंगे। किसी को मार्क करना है तो आप मार्क कर देंगे, टीम से डिस्कस करना है तो स्कैन करके उनको भेज देंगे। आप इस लेटर को दोबारा नहीं खोलेंगे, दोबारा नहीं देखेंगे। डोंट थिंक ट्वाइस। सोचना भी आपने एक ही दफा है। ये आज थिंक फास्टर की आपको प्रैक्टिस हो रही है। थिंक इन पिक्चर्स। कोशिश कीजिए कि आप तस्वीरों में सोचिए। ये बड़ी जबरदस्त एक मैंने यूट्यूब देखी पिछले दिनों में। एक शख्स जो है वो आप उसको नंबर्स की एक सीक्वेंस 40-50 डिजिट्स की दे दें, यानी 674739275312345789976532599765 अभी कितने सारे मैंने फिगर बोल दिए हैं, क्या मैं ये दोबारा बोल सकता हूं? आंसर इज नो। वो बंदा क्या करता है, उसने प्रैक्टिस की अपने आप को, और वो सोचता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो आपसे कहता है आप ये एक चार्ट पेपर पर लिखना शुरू कर दें। वो उस चार्ट पेपर को देख नहीं रहा, वो क्या करता है कि अपने जहन में एक पिक्चर बनाता है जिसमें वो डिजिट लिखने शुरू कर देता है 1040756789। वो सोच सोच के ना वो उस फिगर के ऊपर, उसके ऊपर अपनी एक तस्वीर बना रहा है, वो लिखता जा रहा है। जब वो रिकॉल करता है तो वो वापस उसको वहीं से पढ़ना शुरू कर देता है। अब वो उस तस्वीर को, उस फ्रेम को सेव कर लेता है अपने जहन में। ये स्किल थोड़ा टाइम लेती है, थोड़ा क्या ज्यादा टाइम लेती है, लेकिन जब आप इसके माहिर हो जाते हैं तो फिर आपको चीजें, लोगों के फोन नंबर, मेरे कजन है वो रेफरेंस के साथ नंबर याद करते हैं कि 24/7 247 अगर किसी का नंबर है तो वो उसको 24/7 से याद करेंगे। 363 है तो वो एक रेफरेंस ले लेंगे, 3 6 फिर 3। एटॉमिक एनर्जी कमीशन में केरल में जो गौरी मिसाइल पहला फायर हुआ था, उसके माशाल्लाह वो कंप्यूटर के इंचार्ज थे, पूरी टीम के हेड थे, टीम लीड, और उन्होंने काउंट डाउन किया था 10 9 8 7 6 5 3 2 1 प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। ये उनकी हैबिट है। थिंक इन पिक्चर्स। उसके बाद थिंक इन अनदर लैंग्वेज। ये भी एक कमाल है। आप किसी दूसरी लैंग्वेज में सोचते हैं, जो कि वैसे बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपको याद रहेगा। फर्स्ट करें मुझे अरबी का एक लफ्ज आता है या फारसी का एक लफ्ज आता है, तो मैं उसके अंदर अगर सोचूंगा तो मेरी क्रिएटिविटी जो है, थिंक फास्टर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। गो विद योर गट। अक्सर ये होता है कि हम सोचते हैं, अच्छा यार मैं इधर से जाऊं या मैं इधर से जाऊं, अच्छा मैं ये करूं या मैं ये करूं, मैं पहले ये काम कर लूं या पहले सब्जी मंडी होके आ जाऊं। तो आपकी जो गट फीलिंग है ना, वो आपके अंदर की एक चीज, गो विद दैट, वो आपको सक्सेसफुल बनाती है। बी अनइमोशनल। प्लीज, खुदा के वास्ते, जब आप सोचते हैं इमोशंस के साथ ना सोचें, बाइसिंग के साथ ना सोचें। कभी आपने ये सोचा है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और उसको जाके कहें कि डॉक्टर साहब मेरी किडनी को आप डिक्लेयर कर दें कि ये प्रॉब्लम है मुझे, और ये इंजेक्शन लगा दें और ये दवाई दे दें और ये गोलियां दे दें और ये आप एक्सरे कर दें? नो। आप जाते हैं, आप उनको कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, फिर डॉक्टर अपने अटकल पच्चू लगाता है, जो भी उसकी स्कैनिंग की फैसिलिटीज होती हैं, और फिर वो आपको, इसी तरह ही कंसल्टिंग में आपने इमोशनल होके नहीं सोचना, अनइमोशनल। जब आप अनइमोशनल होके सोचेंगे तो थिंक फास्टर। आप जज्बात को ना लेके आए बीच में, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन करें। उसके अंदर जो भी लोग आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, आपकी फैमिली आ रही है, आपके दफ्तर के लोग आ रहे हैं, बट सोचने में आप बेईमानी ना करें, ठीक है? अनइमोशनल। देन गिव योर सेल्फ ए डेडलाइन। मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका से, अक्सर मेरे साथ वो मुख्तलिफ चीजें डिस्कस करते रहते हैं। उनकी एक बड़ी अच्छी आदत है डेडलाइन के साथ, अच्छा ताहिर साहब ये आप मुझे कब बताएंगे? कल 7 बजे, ठीक है? ये अभी घड़ी पे भी इस वक्त 7 बजे है। तो आप डेडलाइन के साथ सोचें, ठीक है? उसके बाद टॉक स्लोली। आप इस तरह बात कीजिए कि दूसरों को समझ आ जाए, ठीक है? आपको भी फायदा होगा कि आपके बातों में रिदम रहेगा और आप अपनी बात में वजन क्रिएट कर सकेंगे। वरना आप तेज 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 कई लोग ना बहुत तेज बोलते हैं, समझ ही नहीं आती। अगर आप अगले लोगों को समझा ही नहीं सके तो क्या आपने तेज बोल बोल के अपने टाइम को मैनेज करना? जिस तरह आपने देखा होगा दवाएं बच्चों के पहुंच से दूर रखें, अभी आखिर में दवाई का जो इश्तेहार आता है या पीटीए का जो ऐड आता है वो टेलीकॉम कंपनीज के साथ, कि
फलाना फलाना यूज करना जुर्म है बगैर सिम को रजिस्टर कराए हुए। तो वो टॉक स्लोली, अच्छा, थिंक इन कैटेगरीज, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आस्क अदर्स टू आंसर। जैसे मैं वर्कशॉप जो कराता हूँ, अगर मैं लाइव आपके साथ होता और हमारा पास पूरा दिन होता इस एक स्लाइड को डिस्कस करने का, तो मैं हर चीज आप लोगों से पूछता। उसका फायदा ये होता है, आस्क अदर्स टू आंसर, कि लोग अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर। अभी आप सिर्फ पैसिव होकर सुन रहे हैं, पता नहीं आप लोग बैठे भी हैं कि नहीं बैठे हैं, ऑन करके चले गए हैं, खाना खा रहे हैं साथ में, या बच्चे खिला रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, या पेपर चेक कर रही हैं हमारी एचओडीज जो चारों बैठी हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप इंगेज करते हैं पूरे के पूरे, लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, आप सोचना शुरू करते हैं तो जवाब देना शुरू करते हैं। तो ये आप लोगों से पूछना शुरू कर दें आज के बाद। आपको हैरत होगी सुन के कि मेरी कंपनी का एक फैसला बहुत बड़ा था फाल्कन इंजीनियरिंग में, और हमारी कंपनी का जो सबसे क्वालिफिकेशन में, रैंकिंग में, जो सबसे लोअर ग्रेड पे एक बंदा बैठा हुआ था डेस्क पे, भरी मीटिंग में, स्टाफ मीटिंग थी, पूरे सब लोग बैठे हुए, उसने वो आइडिया दिया था, और उस आइडिया पे हमने उसको फिर एक रिस्ट वॉच, हमारे हाँ, हर महीने हम एक मीटिंग करते थे कि जिसमें हम एक रिस्ट वॉच रख लेते थे और लोगों से कहते थे आप आइडियाज शेयर करें। वो आइडियाज शेयर करते थे, ये कंपनी को बेहतर करने के लिए सजेशन दीजिए। तो जो अच्छा आइडिया देता था हम उसको ये प्राइज देते थे, गिफ्ट देते थे। तो सबसे जो रैंकिंग में और क्वालिफिकेशन में, और हमने वो हैंडीकैप कोटा में उन साहब को अपॉइंट किया हुआ था, उनकी आई साइट बहुत वीक थी, वो तकरीबन यहाँ रख के चीजों को देखते थे, ये इतने मोटे ग्लासेस लगे हुए थे, हर चीज यूं करके पढ़ते थे। उन्होंने ये आइडिया दिया था, हमारे कॉलीग थे। राइट डाउन, लिखना बड़ा जरूरी है। थिंक फास्टर में लिख लिख के चीजें आप करेंगे तो आपको सोचना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। गिव योर सेल्फ अ डेडलाइन, अच्छा ये हमने कर लिया। डोंट थिंक ऑफ थिंकिंग फास्टर, ये सोचे नहीं कि मैंने तेज सोचना है, नहीं, ये जो टूल्स हैं इनका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सोच के तेज सोचना शुरू कर देंगे तो फिर वो सोचना तेज नहीं होगा, वो इनएक्यूरेट होगा। ठीक है ना? तो थिंक वन थिंग एट अ टाइम, प्लीज, ये उसूल है। 7 चीजें एक वक्त में ना सोचें, एक वक्त में एक चीज सोचें। जब आप ये चीजें अचीव कर लेते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत बड़े इरा में दाखिल हो जाती है, और आप एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन जाते हैं। सिर्फ ये एक स्लाइड अगर आप समझ लेते हैं आज की, तो ये एक माइंड बॉगलिंग चीज आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए एज ए कंसल्टेंट। याद आपने ये रखना है कि आप कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं। इसको वैसे आप किसी भी इरा में इस्तेमाल कर लें, किसी भी सेगमेंट में, किसी भी सेक्शन ऑफ लाइफ में इस्तेमाल कर लें, दिस इज वैलिड। लेकिन आपको एज ए कंसल्टेंट इस तरह सोचना है, इस तरह ये चीजें आगे लेके जानी है। एक तरक्की याफ्ता मुल्क वो नहीं है जहां पे सब लोग, जहां पुअर्स हैव कार्स, इट्स वेयर द रिच यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। एक माइंडसेट है, हम समझते हैं कि शायद कारें आ जाएंगी सबके पास तो लोग अमीर हो जाएंगे। नहीं, अमीर आप सोचों से होते हैं, और सोच क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पोल्यूशन कम होगी, रश कम होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, आप पीस ऑफ माइंड के साथ जाएंगे। आपको अंदाजा नहीं है, अगर एक मेरे एक दोस्त हैं, वो यहाँ पिंडी अडियाला रोड से आते हैं, 1 घंटे की कम से कम ड्राइव है यहाँ से। सुबह वो 1 घंटा चला के आते हैं गाड़ी, शाम को 1 घंटा चला के जाते हैं गाड़ी। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, कितना फ्यूल बचेगा, कितने टायरों की वेयर एंड टियर होगी, कितने इंजन गाड़ी के तबाह नहीं होंगे, कितना मोबाइल ऑयल बचेगा, कितना रोड्स पे रश बचेगा, कितने उनकी वल्नरेबिलिटी है एक्सीडेंट्स को फेस करने की। और सबसे बड़ी बात, ही इज लूजिंग 2 आवर्स डेली। अदरवाइज वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के वो सो सकते हैं 1 घंटा, रिलैक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को, बिकॉज टेंस किस्म की जॉब है उनकी सऊदी पाक टावर में। उसके बाद वो कोई रीडिंग कर सकते हैं अपनी, वो कोई अपने लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। 2 घंटे अगर आपने बचाने हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाएं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब एक डेवलप कंट्री में कारें लेना नहीं है, बल्कि शेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है। ये चाइना के बारे में कहते हैं जी कि वहाँ जाहिलों को जहालत खत्म करने के लिए वो चरसी भंगी अफीमी थे सारे। वो 1948 में इनकलाब आया, उन्होंने वोट देने का हक जो है वो पढ़े लिखे आदमी को दे दिया, तो उनके यहाँ काफी बेहतरी आ गई है।
ये मेरी तस्वीर है। यहाँ सेंटोरस में हमने ये कैंपेन चलाई थी। खाने का उतना ऑर्डर दें जितना आप खा सकते हैं। बंदा कहता है जी पैसे मैं दे रहा हूँ, आपको क्या। जर्मनी में फाइन हो जाता है 500 यूरो अगर आप अपनी प्लेट में इतना सा भी खाने का पीस छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज आपको अंदाजा नहीं है कि 2 महीने से लेके 6 महीने तक एक फसल तैयार होती है। गंदम की फसल है, मकई की फसल है, जिससे चीजें बनती हैं, सब्जियां, वेजिटेबल, पोटैटोज, टोमेटोज, हर एक का लाइफ साइकिल। लेकिन कितनी मेहनत करता है किसान, लेकिन हम उसको ज़ाया कर देते हैं। आपने उसको ज़ाया नहीं करना। ये एक अगेन कंसल्टिंग का मैटर है। और ये मेरी तस्वीर जो है, मेरा ख्याल है कि इसमें मिलियंस ऑफ लाइक्स लोगों ने किए थे और मिलियंस ऑफ शेयर्स इसके फेसबुक पे हुए थे। और ये वापस घूम के भी मेरे भांजों भतीजों के थ्रू यूरोप से, अमेरिका से, इधर उधर से वापस आई थी। कोई एक अच्छा काम ऐसा जो है वो आप भी शेयर कर लें। खैलूला जो है, ये मैंने पहले भी एक दिन जिक्र किया था। ये आप देखें तो ये इसी तरह बिल्कुल यहाँ ZTE के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में वो करते हैं। 30% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है इस कंपनी में, जिसमें लोग ये दोपहर को 10 मिनट के लिए, खैलूला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन अगर आप मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें, इसके फायदे होते हैं। 2 बजे से 3 बजे तक कोई बड़ा फैसला ना करें। ये वो टाइम होता है जब आपका दिमाग सबसे लोएस्ट एनर्जी कंजम्पशन पे होता है और प्रोसेसर आपका सबसे स्लो चल रहा होता है। सबसे गलत फैसले इस टाइम पीरियड में होते हैं। ये अगेन एक लंबी स्टोरी है, मेडिकल साइंस कहती है दोपहर को लंच के बाद 2 बजे से 3 बजे तक कोई बड़ा फैसला ना करें, बड़ी मीटिंग ना करें, कोई क्रिटिकल फैसला ना करें। यूर बिजनेस विदाउट ISO 9000 होता क्या है? प्लान, डू, एक्ट, चेक। एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्लाइड है ये। अगर आप ISO 9000, मैंने एक दिन पहले भी इसको शेयर किया था, आप जिस कंपनी में भी काम करने जाते हैं, अगर वो कंपनी ISO नहीं है तो सबसे पहले आप उसको ISO करवा दें। तो आप जो काम लिखेंगे वो काम करेंगे, और जो काम करेंगे वो काम लिखेंगे। ये जो बॉल बनी हुई है इसको आप देखें, प्लान, डू, एक्ट, चेक। किसी भी एंगल से प्लान, डू, चेक, एक्ट, एक्ट, प्लान, डू, चेक, कोई भी आप काम कर लें, ये बॉल इसी तरह चलती जाएगी। ISO जो है ये रोकता है उसको स्लाइड से नीचे आने में, आगे की तरफ मूव करने में उसको हेल्प करता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपकी ISO में हो सकती है क्योंकि आप एक पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगेन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ठीक करने जाते हैं तो इंसान सिर्फ एक ऐसी चीज है वहां उस ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोसीजर्स और सिस्टम्स के साथ। अगर वो ठीक होगा तो आपका पूरा सिस्टम ठीक होगा। और उसको ठीक करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये टैलेंट मैनेजमेंट करती है, सक्सेशन और कैरियर प्लानिंग करती है, रेवोल्यूशन लेके आती है, लेबर HR प्लानिंग करती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और इंट्रोडक्शन करती है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन करती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करती है, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट करती है। करियर प्लानिंग का लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग ये समझते हैं कि शायद यूनिवर्सिटी से 4 साल की डिग्री करके जब पास आउट हुए थे तो शायद उस टाइम पे हमें करियर प्लानिंग की जरूरत थी। नंबर 1, 5 साल के बच्चे को करियर प्लानिंग की जरूरत है। 60 साल के रिटायर्ड बंदे को भी करियर प्लानिंग की जरूरत है, बल्कि सबसे ज्यादा उसको 60 साल की रिटायरमेंट के वक्त करियर प्लानिंग की जरूरत है। ठीक है ना। करियर काउंसलिंग जो है वो अलग चीज है, करियर प्लानिंग जो है वो अलग चीज है। दोनों में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ट्राई टू लोकेट द डिफरेंस, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। और इसको जरा आपकी असाइनमेंट है, इसको गूगल कीजिएगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन करियर प्लानिंग एंड करियर काउंसलिंग। कल आपने सेशन से पहले पहले तक मुझे एक पैराग्राफ, 2 पेज, 1 पेज, जितनी आपकी हिम्मत है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने खुद लिखना है। गूगल कर लीजिएगा द डिफरेंस बिटवीन करियर काउंसलिंग एंड करियर प्लानिंग। ठीक है जी। अगेन ये लोग इसको जोक में शेयर करते हैं, लेकिन मेरे नजदीक ये एक हकीकत है। पाकिस्तानी कौम इस घोड़े की तरह है जिसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। आप यकीन कीजिए कि लोगों ने हमें इस तरह कुर्सी के साथ बांधा हुआ होता है और हम रस्सी से बंधे हुए हैं। हम समझते हैं बस ऐसे ही है, 9 to 5 जाएंगे आएंगे तो काम चलेगा। हमारी स्ट्रेंथ यही है कि हम एक दफ्तर में क्लर्क लग गए हैं, बस ठीक है, जिंदगी यहीं गुजर जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएगी। आपको अपनी सलाहियत का अंदाजा नहीं है। अपनी सलाहियत का अंदाजा लगाइए, अपनी पावर का अंदाजा लगाइए, करियर काउंसलिंग कीजिए, करवाइए, करियर प्लानिंग करवाइए, अपनी पर्सनैलिटी का टेस्ट करवाइए। ठीक है ना। 2,000 रुपए का टेस्ट होता है पाकिस्तान में, 2,000 रुपए का, पूरी पर्सनैलिटी खोल के आपके सामने रख देते हैं, साइकोमेट्रिक एनालिसिस। काफी सारे इदारे यहाँ पे काम करते हैं, मेरे एक दोस्त है, उनकी कंपनी भी है। आपको हैरत होगी कि लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल, 60 साल की उम्र तक
गलत काम करते रहेंगे जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करता, अंडर एस्टिमेटेड काम करते रहेंगे, अंडर रेटेड काम करते रहेंगे, 2 मिनट खड़े होके अपनी पर्सनैलिटी का टेस्ट 1 घंटा लगता है सिर्फ, मैक्स 2,000 रुपए लगते हैं। एक दफा आप अपने बच्चों का, अपना या जो भी आपके रिलेटिव हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, उनका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कर लीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी सीएसएस करने के लिए बेहतर है, आप किसी टेक्नोलॉजी कंपनी को रन करने के लिए बेहतर है, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छे हैं, आप कोई डिजाइन, डिजिटल डिजाइन एंड डेवलपमेंट की कंपनी में बहुत अच्छे हैं, वट एवर इट इज। मजे की बात यह है, अब सारे प्रोफेशन, सारी डिग्रीज वो एक तरफ इंडल्ज हो रही हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव जो है एंड पे जाके वो मुख्तलिफ डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस को फास्टर करना है, एक्यूरेट करना है, अलाइन करना है, ट्रांसपेरेंट करना है। तो अपनी ताकत का अंदाजा लगाइए। ये स्लाइडें अभी और भी बाकी हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं कल इससे आगे तकरीबन जितनी हमने अभी की हैं इतनी और बाकी है। मैं यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ, फिर 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं, ताकि आपके अगर अभी तक के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो अगर कोई क्लैरिफिकेशन मांगता है तो उसको हम डिस्कस कर लें। ये आखिरी स्लाइड है। स्टीव जॉब्स साहब कहते हैं, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। जब तक आप कंसल्टिंग को प्यार, मोहब्बत, शफकत, खेल कूद, मेरे लिए कंसल्टिंग उतना ही प्यारा है जितना मैं कोई भी गेम करता हूं, ठीक है ना। मैं साइकिलिंग करता रहा हूं, मुल्तान से भावलपुर साइकिलिंग की मैंने, मुल्तान से लाहौर साइकिलिंग की है। आई एम अ वेरी गुड शेफ। मतलब ये 2 काम ऐसे हैं जिसमें मुझे कोई फटीक नहीं होती। कैन यू बिलीव कि मैं 3 घंटे की टीचिंग करता हूँ क्लास में, यूनिवर्सिटी में, वो ऐसे ही होती है जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ, वो उतनी पैशनेट होती है जैसे मैं स्टेक्स बना रहा हूँ, कुकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी मैं आपके साथ हूँ, मैं इस काम को एंजॉय कर रहा हूँ। आप यकीन कीजिए कि मैं 9 बजे का इंतजार कर रहा होता हूँ, इसलिए कि मेरा पैशन है ये, मैं इसको मजबूरी के तहत नहीं करता। तो आप जो भी काम करने जा रहे हैं आज के बाद, क्योंकि आज आपका एक रेवोल्यूशनरी डे है, आपने जो पिछले आज 25वां सेशन है हमारा, तो 25 सेशन में हमने जो भी पढ़ा है, अपने आप को कैसे हमने चेंज करना है, आपने अपनी जिंदगी में पैशन लेके आना है, आपने लव करना है, मोहब्बत करनी है अपने काम से, अपने प्रोफेशन से, या आप अपना प्रोफेशन चेंज कर लें, बाखुदा कोई इशू नहीं है, करियर चेंज कर लें आप। मैंने 60 साल के बाद लोगों को अपना प्रोफेशन चेंज करते हुए देखा है, या मैंने लोगों को प्रोफेशन चेंज करवाया है। रिटायरमेंट के बाद मेरे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आपकी आपकी फेवरेट एरिया क्या है, कि जी पब्लिक स्पीकिंग है, लेकिन काम वो सारी जिंदगी क्लर्क का करके हैं। फिर उनको मैं भेजता हूँ टोस्ट मास्टर क्लब में, और वहां पे वो 6 महीने के अंदर वो दुनिया के बेस्ट पब्लिक स्पीकिंग कंपनीज के जो चैंपियंस हैं, आपको पता है बिल क्लिंटन जो है, ही वाज आल्सो अ टोस्ट मास्टर, ठीक है ना। हिलरी क्लिंटन टोस्ट मास्टर क्लब अटेंड कर चुकी हैं। टोस्ट मास्टर के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे जितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स का या पब्लिक स्पीकर बनने का शौक होता है, मैं उनको टोस्ट मास्टर क्लब में भेजता हूँ। और टोस्ट मास्टर क्लब की भी मैं आपको अ बर्ड्स आई व्यू 10 मिनट की एक प्रेजेंटेशन दे दूंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया में ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। आपने कभी पाकिस्तान के किसी वजीर खारजा को देखा है कि जो बगैर फंबलिंग के एक फॉर्मल इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके? अगर हिना रबानी खार साहिबा इंग्लिश में बहुत अच्छी थी, उनका सब्जेक्ट पे कमांड नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन दोनों 50% है इनकी सलाहियतें, ठीक है ना। तो दोनों सलाहियतों को कैसे इंप्रूव करना है। अमेरिका की किसी भी वजीर खारजा को आप उठा लें, मेल फीमेल, कोंडालीजा राइस से लेके और आज तक जितनी आई हैं, हिलरी क्लिंटन भी रही हैं, आपने कभी उनको कोई लफ्ज दोबारा बोलते हुए नहीं सुना होगा। ये अलग बात है कि इंग्लिश उनकी मादरी जुबान है, वो बचपन से इंग्लिश बोलते आए हैं, लेकिन फंबल ना करना, एक लफ्ज को उसकी अफादियत के मुताबिक बोलना, और जो प्रोटोकॉल्स हैं फॉरेन ऑफिस के, डिप्लोमेट्स की जो लैंग्वेज है उसके मुताबिक वो तैयार करना, ये टोस्ट मास्टर क्लब का खासा है। आप उसमें से बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं। जो लोग कराची में हैं, तो कराची में बीच लग्जरी होटल में भी एक टोस्ट मास्टर क्लब चलता है, मैं जब कराची जाता हूँ तो वहाँ अटेंड करता हूँ। यहाँ 2-3 क्लब इस्लामाबाद में रन कर रहे हैं, आप उसको ICMAP में एक चल रहा है,
एक ब्लू एरिया में एक है इंस्टीट्यूट, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 40-50 लोग हर हफ्ते, ये हर हफ्ते होता है। और इसमें आपकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेहतर होती हैं, आपकी ग्रामर ठीक होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशंस और फंबलिंग आपकी ठीक होती है। और हर चीज़ में मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, वो आप 10 के करीब इनके करिकुलम है जिसको वो एड्रेस करते हैं, इसी तरह जैसे हम कंसल्टिंग की बात कर रहे हैं। मैं किसी दिन थोड़ा सा इसको शेयर कर लूँगा आपके साथ। मेरी तरफ से ये सेशन कंप्लीट है, हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया। क्वेश्चन आंसर अगर आपके हैं तो प्लीज़ शुरू कर दीजिए। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाहिए आपने पहली दूसरी में जो आपने कहा था कि दोनों एंगल से चीज़ को देखना चाहिए, जी 6 है कि 9 है। जी हमारे यहाँ जो ट्रेंड है मार्केटिंग के, उसमें अजीब सा कंसेप्ट है कि प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, 5 लाख का बताएंगे और पता चलेगा वो 30 लाख का। जी। ये क्या है? देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामान लेके सीरिया के मुल्क में गए, तो एक गुलाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके साथ कर दिया, जो एज ए मैनेजर उनको सपोर्ट भी कर रहा था और उनकी लुक आफ्टर के लिए भी था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तिजारत के उसूल वहाँ पे सेट किए या प्रैक्टिस किए, उसने आके वापस बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। होता ये है कि हम अज्यूम करते हैं कि शायद धोखा देना जो है वो सक्सेस है, या नेगोशिएट करना बहुत ज़्यादा प्राइस बता के। अब मैं तो नफ़रत करता हूँ ऐसी जगहों से कि जहाँ 30 लाख बता के कोई बंदा 5 लाख में आपको चीज़ दे दे, क्योंकि फिर भी आपको शक होता है कि शायद मेरे साथ धोखा हो गया। ठीक है ना? तो रैशनल आपको देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो 3 जगह से प्राइस मालूम करो। ये जो 3 कोटेशनों का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस से आता है, बट ओनली इफ यू बिलीव एंड यू प्रैक्टिस इन ट्रू स्पिरिट। ठीक है ना? नंबर 2। नंबर 3, पहले ये होता था कि आप अपने कस्टमर को अंटार्कटिका में जाके फ्रिज भेज देते थे, तो यू आर ए गुड सेल्समैन। आई एम सॉरी, ये फिनोमेना अब उल्टा हो गया। इसका मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर को धोखा दे रहे हैं। नई फिलॉसफी जो है सेल्स एंड मैनेजमेंट की, जो हम एमबीए में पढ़ा रहे हैं, उसमें ये है कि आपने फेयर एनालिसिस करना है, ट्रांसपेरेंटली अपने कस्टमर को कन्विंस करना है। मैं वापस उस स्टेटमेंट पे आता हूं जो मैंने आज के सेशन में शुरू में कही थी कि झूठ बोलना या धोखा देना ये बुज़दिली है। बहादुर आदमी वो होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट की सारी खामियां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गल्ला लेके जा रहे थे तो बारिश आ गई उस जगह पहुंचने से पहले। तो ऊँटों के ऊपर जो लेयर थी बोरियों की, उसके ऊपर का गल्ला गीला हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गीला गल्ला जो है उसका एक ढेर अलग बनवाया, जो सूखा बिल्कुल 100% वो एक तरफ बनवाया। फरमाया ये 80 रुपए किलो है क्योंकि इसमें पानी शामिल हो गया है, और ये 100 रुपए किलो है जो सूखा है। ठीक है ना? इसी तरह वहां से एक काफिला आता है हिंद में, यहाँ कराची या बम्बई के किसी उस पर उतरता है, तो वो मगरिब का टाइम हो जाता है। तो वो कहते हैं जी कि वो बनिए जो हैं वो बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। तो उन्होंने कहा यार सुबह तो और लोग आ जाएंगे लेने के लिए, तो हम अभी से खरीद लेते हैं, सुबह हम अपना मार्जिन लगा के उसके ऊपर किसी और को बेच देंगे जैसे अक्सर लोग करते हैं। तो इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम कल सुबह सूरज निकलेगा, रोशनी होगी, आपको माल दिखाएंगे, उसकी खामियां और खूबियां बताएंगे, माल दिखा के बेचेंगे, ब्लाइंडली नहीं बेच सकते। उन्होंने कहा भाई हम जब राजी हैं, हमें मुतमईन है, हम कि अब जैसा भी तुम्हारा माल है हम खरीदने को तैयार है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे नबी की सुन्नत है, जब तक हम सुन्नत पूरी नहीं करेंगे हम माल नहीं बेचेंगे। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे नबी कहाँ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। कहते हैं जी वो तो वहां पे है मदीने में। तो फरमाया वो मदीने में बैठे हैं और आप यहाँ पे एसओपीज फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारे नबी का और हमारे अल्लाह का हुक्म है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना? इन बातों से बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट में ताजर इस्लाम लेके आए हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं ये अब चेंज होती जा रही हैं दुनिया में। अब आप देखें, अक्सर लोग अमेरिका की और दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं। आपने शर्ट खरीदी, आके पहनी, आपको पसंद नहीं आई, उनका उसूल क्या है? कोई आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कस्टमर से कि भाई ये क्यों वापस कर रहे हो। उसने कहा मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट वांट, वापस। मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी का कॉन्सेप्ट हमारे दीन का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक किराने की दुकान खोली। 1 साल लगता है दुकान को चलते 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 चलते। जब वो बाम उरूज पे पहुंची जहां प्रॉफिट शुरू हो गया, तो वन गुड डे उन्होंने कहा यार अच्छा बस मैं इसको बेच रहा हूँ, किसी ने खरीदनी है। उन्होंने कहा भाई अब तो चल लें।
कहते हैं मेरा ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पूरी करनी थी, और वो सुन्नत ये थी कि खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील हो सकता है। आज एक कस्टमर ने मुझसे माल खरीद के लेके गया, उसने आके मुझे वापस कर दिया, मेरी सुन्नत पूरी हो गई है, मेरा टारगेट पूरा हो गया, अब मैं ये दुकान बेचना चाह रहा हूँ, जिसको खरीदनी है मुझसे ले। तो हमारी ये जो उसूल है, ये बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन और कंपनीज ने ऑप्ट किए हैं, और ये उसके ऊपर चल रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू, और वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करती हैं। वो पता नहीं 10 लाख गाड़ियां टोयोटा ने वापस ले ली हैं जिसके अंदर ब्रेक्स का इशू था ग्लोबली। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, ये हमारा खासा है, हमारे दीन ने बताया है, हमें उसको प्रैक्टिस करके लोगों को बताना है कि एक मुसलमान ताजिर जो है, उससे अगर आप कोई चीज लेते हैं तो वो, लेकिन यहाँ तो उल्टा हाल है। लेकिन इस दौर में भी हम स्टैंड आउट करते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी कंपनीज हैं, मेरी कोशिश होती है कि हम लोगों को वो बताएं जो हम देखते हैं, जो हम बेचते हैं वो दिखाएं, जो खामियां हैं वो बता दें पहले से, जो नक्स हैं माल में वो पहले से बता दें, तब ये चीज़ चलेगी। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, इंशाल्लाह बहुत नफ़ा होगा इसमें। ये आपकी बातें सब ठीक हैं, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये बताया जाता है, और हमारे पाकिस्तान में चीज़ बहुत रेयर है। जी, तो मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमारे मिंबर पे बैठ के उलमा किराम जो खुतबा देते हैं, दर्स देते हैं, या तबलीग में हम जो बातें करते हैं, मैं अगेन उसको बुरा नहीं कह रहा। हमारे वालिदैन जो बातें करते हैं, पेरेंट्स, एज ए पेरेंट मैं जो बातें करता हूँ, अच्छा एज ए असातिज़ा किराम जो लोग बातें करते हैं, दोनों में कौल और फेल में बहुत तजाद है, ठीक है ना। और कौल और फेल में तजाद इसलिए है कि यकीन नहीं है हमें उसके ऊपर। यकीन क्यों नहीं है? कि हमारा ईमान नहीं है इस चीज के ऊपर कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पैदा किया है तो रिज़्क भी उसी ने देना है। अच्छा, जितना रिज़्क हमें देना है वो लिखा हुआ है एक रजिस्टर के अंदर हमारी पैदाइश के वक्त। हम उसमें इजाफा कर सकते हैं, कोई शख्स उसको कम नहीं कर सकता। इजाफे का फार्मूला बता दिया, मेरे रास्ते पे 1 खर्च करो 10 दूंगा। दुनिया का कौन सा बंदा ऐसा होगा जो 1 के बदले में 10 नहीं चाहता होगा? लेकिन हमें पता है, हम प्रैक्टिस नहीं करते इसको, ठीक है ना। मैं हैरान होता था बचपन में जब वो हम किस्सा सुनता था कि जब एक जंग के लिए अल्लाह अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि जो कुछ ला सकते हो ले आओ, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है अपने घर का आधा सामान ले आए। मैं बड़ा हैरान होता था कि यार कैसे इतना बड़ा फैसला कर लिया कि घर में, मतलब हमारे घर में भी चलो जो तवा है, जो चूल्हा है, जो रजाई गद्दा बिस्तरा जो भी चीज है, आधी ले जाके अल्लाह के नबी के कदमों में रख दी। और हजरत उमर खुश हो रहे हैं कि आज तो मैं अबू बकर से नंबर ले जाऊँ। लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं तो अपने घर का पूरा सामान ला के डाल देते हैं। बताते हैं लोग कि उन्होंने, उस वक्त अंधेरा था, तो दीवारों पे भी हाथ मार के कि कहीं पे कील अगर कोई लगी हुई है तो वो भी निकाल के मैं ले जाऊं अल्लाह के नबी के लिए, अल्लाह के रास्ते पे। अच्छा, अब ये अगेन ये बात होगी, आपने सबने ये वाकया सुना होगा। अब इन दोनों हजरात को अल्लाह ताला इन पे राजी हो, अल्लाह की खुशनुदी का पता था कि जब मैं ये माल अल्लाह के रास्ते पे खर्च करूंगा तो अल्लाह के नबी कितना खुश होंगे, अल्लाह 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 कितना खुश होगा। और उनको ये भी पता था कि इसके बदले में, इस नियत से उन्होंने नहीं किया कि इसके बदले में 10 गुना मिलेगा, या 70 गुना मिलेगा, या 700 गुना मिलेगा। मैंने मुजाहिद साहब ये प्रैक्टिस किया है कि जब भी मैं अल्लाह के रास्ते पे खर्च करता हूँ, कम से कम 10 गुना मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आता है। तो मल्टीप्लायर मशीन आपके पास है। आजकल लोग ये कह रहे हैं, ये रिसर्च हुई है बाकायदा, कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कौन लोग हैं। 400 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, उन 400 लोगों में से जो सबसे ज्यादा खुश थे, 72% वो लोग थे जो चैरिटी का काम करते हैं, चैरिटी का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बाकी जो लोग थे वो बड़े बड़े चैंपियन, बड़ी बड़ी टॉप कॉर्पोरेशंस के सीईओज, और वो खुश नहीं थे। ये लोग खुश थे, तो जो लोग दे रहे हैं किसी को। तो ये एक कॉमन फिनोमेना है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक बरकत रखी है। हमें अपने कॉल और फेल में यकीन होना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वो करेंगे तो उसका फल भी वो होगा, और हम बिलीव नहीं करते इसको। ये हमारा एक कमजोरी है बैसियत कौम के। हम इस पे यकीन नहीं करते कि अगर इंसाफ होगा तो गलत होगा। हम तो लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं करते ना, हम तो लाइन तोड़ के जाते हैं, अंदर जाके किसी से मिलते हैं। मैं बड़ा माइंड करता हूँ इस बात को। और जो गोरे हैं, मैंने देखा है, उनके साथ काम किया, वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं या अपनी चीजों को प्रैक्टिस में लेके आते हैं, और हुकूक सबके बराबर है। और लोग बड़ा माइंड करते हैं इस बात को कि आपने लाइन क्रॉस की है, वीजे की लाइन में खड़े हैं, इमिग्रेशन की लाइन में खड़े हैं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं
अगर आपसे पहले 4 लोग एक्सरे के लिए बैठे हैं तो आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करके पहले नंबर पे लगवा लें। क्यों? एंजॉय करें, बैठे वहाँ, मैं किताब साथ ले जाता हूँ, बैठ जाता हूँ वहाँ वेटिंग में, पढ़ता रहता हूँ, अखबार ले जाता हूँ, या कोई भी चीज़ ले जाता हूँ, आर्टिकल ले जाता हूँ, अपने मोबाइल खोल के उसमें बैठ जाता हूँ, अपनी बारी का इंतजार करता हूँ। एंजॉय करें, जिंदगी को आप हर वक्त एंजॉय कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं चाहें तो आप खुशियों के झूले पे भी बैठ के आप झूले ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी पजमुर्दा बैठे हैं, जान निकली हुई आपकी और गमगीन बैठे हैं। ऑप्शन इज योर्स। कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। बस जी, हमारी दुआ है कि रियासत मदीना बन ही जाए इंशाअल्लाह ताला। देखें, अब आप जो ये बात कर रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे तंज शामिल हैं, तो ये इस तरह नहीं बनेगी। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को ठीक कर लें, हम सब 17-18 लोग जो इस वक्त लाइन पे हैं, हम ठीक कर लें अपने आप को, तो मेरा ख्याल है ये रियासत इंशाअल्लाह मदीना, हमने अपनी कब्र में जाना है, हमें जी, प्रीच करना चाहिए और अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जज़ाकल्लाह। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला हम पर अपनी आसानियाँ पैदा करे, नाज़िल करे, और हमें आसानियाँ फ़राहम करने की, लोगों को हेल्प करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।